नमस्कार साथियों, आपके साथ मैं आयुषी और आप देख रहे हैं द खटक। राजस्थान की ये धरा जहां आज हम मौजूद है, बाड़मेर की ये नगरी जिसे थार नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के कई धोरे हैं जो सुप्रसिद्ध है। यहाँ के कई सितारे हैं जो यहाँ के धोरों से चमकते हुए अपनी अलग ऊर्जा के साथ, अपने हुनर के साथ एक नई छाप छोड़ते हैं। उन्हीं में से एक है रूमा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बाड़मेर से आगे निकलना और उसके बाद सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, विश्व पटल पर अपनी हस्तकला के साथ, अपनी कला के साथ, अपने हुनर के साथ एक अलग छाप छोड़ना अपने आप में एक महिला के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि आज महिला दिवस के दिन हम ये बात कर रहे हैं, तो ऐसे में तमाम महिलाओं के लिए आप प्रेरणा का स्रोत है, शक्ति का स्रोत है। तो सबसे पहले महिला दिवस पर आज आप अपने आप को कहाँ खड़ी पाती है, ये सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो महिला दिवस की आप सबने घनी घनी शुभकामनाएं। महिलाएं हमेशा सोचती है कि हम, चाहे गांव की हो चाहे पढ़ी लिखी महिला हो, कहीं ना कहीं मन में संकोच रहता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं उन बहनों से ये कहती हूँ कि आप में से ही मैं हूँ, और मैंने जिस तरीके से काम किया है, क्योंकि मैंने हमेशा मेरी बहनों को साथ में लेके सोचा है, मैंने मेरी अकेले के लिए नहीं सोचा है। शुरुआत में मुझे लगा कि जो काम मैं कर रही हूँ उससे देख के जो जिस तरीके से मेरी बहनें मेरे पास में आती थी कि हमें भी काम की ज़रूरत है, तो हमने जिस तरीके से मिल के समूह बना के काम की शुरुआत की थी, तो उससे मुझे लगा कि काम की ज़रूरत सबको है लेकिन कह पाना मुश्किल है। तो उन बहनों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जहाँ बैठी हैं, जिस परिवेश में हैं, जिस घर में हैं, आप बिल्कुल संकोच ना करें। जो कार्य आप करना चाहते हैं और वो कार्य बिल्कुल सही है, तो वो आज से ही आप शुरुआत कर सकते हैं, सफलता ज़रूर मिलेगी। जो अपना संकोच है, डर है, उसको भगाइए, ना कि अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बढ़ाइए और उसके साथ में आप आगे बढ़िए। बहुत खूबसूरत बात आपने यहाँ से रखी कि डर को भगाइए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और आगे बढ़िए। तो वहीं अगर मैं आपसे पूछूं, आप में कॉन्फिडेंस कब आया, कब आपको लगा कि हाँ, मुझे अब घर की इस चार दीवारी से बाहर निकलना है और जो हुनर मेरे पास है उसको आगे बढ़ाना है? देखिए, घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मुझे कुछ काम करना था, लेकिन मैं कभी घर से बाहर नहीं आई और मुझे आइडिया नहीं था कि मैं क्या काम कर सकती हूँ। तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि मैं छोटे छोटे बैग बनाने शुरू करूँ। जो गांव की महिलाएं हैं, जो पियर जाएगी तो वो बैग ज़रूर लेके जाना चाहेगी, तो क्यों ना मैं उनके लिए बैग बनाऊँ। तो यही सोच के 2008 में मैंने सुई धागा हाथ में लिया और बैग बनाने शुरू किया। लेकिन इतना इजी नहीं था बैग बनाना भी, क्योंकि बैग की जो एम्ब्रॉयडरी थी वो हाथ से हो गई थी, लेकिन जो बैग की स्टिचिंग थी वो मशीन से होनी थी। मशीन मेरे पास में थी नहीं, ना मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। तो उस समय मैं बिल्कुल वापस हिम्मत हारने लगी कि मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मुझे लगा कि जो परेशानियां मुझे हो रही है वो मेरी और भी बहनों को होती है। जिस तरीके से मैं नहीं बता पा रही हूँ वो भी नहीं बता पा रही है, तो क्यों ना मैं उनसे मिल के बात करूँ। तो मैंने मेरी अड़ोस पड़ोस की बहनों से बात किया। फिर हमने 10 महिलाओं ने मिल के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और 100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहाँ से हमने काम की शुरुआत की थी। सेकेंड हैंड मशीन से ये शुरुआत हुई और आज बड़े बड़े शोज में आप देख पाएंगे कि रूमा जी के जो आर्टिकल्स हैं वहाँ पे शोकेस होते हैं। बड़ी बड़ी हीरोइंस, बड़े बड़े मॉडल्स उनको शोकेस करते हैं। तो ये मतलब जज्बा एक होना एक अलग चीज़ है, पर उसको एक सही राह मिलना, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से आप ताल्लुक़ रखती हैं, वहाँ पर शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि जो हाथों का हुनर उनके पास है वो इतना मॉडर्नाइज हो सकता है, इतना सबको पसंद आ सकता है। तो वो शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि बैग से आपने एक मामूली से शुरुआत की कि हाँ ठीक है, पियर जाएंगी महिलाएं, बैग इस्तेमाल कर लेंगी। देखिए, पहले हर घर में हाथ के बुने हुए कपड़े होते थे, जैसे भेड़ की ऊन को कुताई करके फिर उनकी बुनाई होती थी। फिर ओढ़ने के लिए लुंकार बनते थे, पहनने के लिए धाबला बनता था। माँ अपने हाथों से अपनी बेटी को कुछ देने के लिए लुंकार या पट्टू या कुछ ऐसी चीज़ सुंदर बना के देती थी। जब
बेटी मायके में होती थी तब उनको जब माँ की याद आती तो वो अपने सिंदूक को खोल के माँ के हाथ की बनी हुई चीज़ को देख के ही वो तसल्ली करती थी, क्योंकि पहले फ़ोन होता नहीं था और आजकल तो फ़ोन उठाया बात हो जाती है, लेकिन पहले इस तरीके से माँ अपने बेटी के लिए बनाती थी। तो धीरे धीरे ये चीज़ें लुप्त होने लगी, लेकिन इसको मार्केट के हिसाब से कैसे बनाएं, तो फिर हमने जब बैग बनाने शुरू किए तो मुझे लगा कि इसमें और भी चीज़ें बन सकती है। तो फिर हमने होम फर्निशिंग के आइटम बनाने शुरू किए। फिर लगा कि इसको कहाँ सेल होगी इसकी, तो किसी ने बोला कि आप एग्जीबिशन करिए। मैंने कहा एग्जीबिशन करेंगे तो भी बाड़मेर में तो कोई ख़रीदेगा नहीं, तो इसको सेल कैसे करेंगे। तो कि नहीं, जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे बड़े बड़े हस्तशिल्प के मेले लगते हैं, वहाँ जाके आप सेल करिए। मैंने कहा बाड़मेर से, घर से बाड़मेर तक हम कभी आए नहीं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक, और मेट्रो सिटीज़ कैसे जाएंगे। मैंने कहा ये तो सपना छोड़ ही दे, सबसे पहले तो घर वाले नहीं भेजेंगे, फिर हमें तो सिर्फ मारवाड़ी में बात करनी आती है, वहाँ लोगों से कैसे बात करेंगे। तो ये सारी घबराहट थी, लेकिन फिर सोचा कि ट्राई करते हैं हम। तो उस समय जैसे तैसे करके घर वालों को मनाया और सामान कट्टे में भर के हम ट्रेन के लोकल डब्बे में बैठ के दिल्ली पहुँचे 2010 में। और रफ़ी मार्ग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 3 दिन का एग्जीबिशन था, और उसमें फिर क्योंकि ज़्यादातर जो कस्टमर है वो महिलाएं थी, तो वो देख के समझ गई कि ये गांव से आए हैं, घबरा रहे हैं। तो बड़े प्यार से बात किया, बेटा आपने इतने सुंदर प्रोडक्ट हाथ से बनाए या मशीन से। तो मैंने कहा नहीं, ये तो हमारा पूरा हाथ का काम है। तो वो जो 3 दिन का एग्जीबिशन था उसमें 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल हो गई, और वहाँ से हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, वापस जाके नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए अच्छी तैयारी करनी है। तो वो जो 10-15 हज़ार का अमाउंट था, आई थिंक उस समय के हिसाब से तो आपके लिए एक बहुत बड़ी जीत के बराबर था। बिल्कुल, उससे हमने रॉ मटेरियल खरीदा, फिर हमें वापस आए, गांव गांव ढाणी ढाणी जाके महिलाओं को काम के प्रति मोटिवेट करना शुरू किया, क्योंकि इतना इजी नहीं था। आज से 16 साल पहले जाने के लिए सड़क भी नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था, लगभग गर्मियों के टाइम में 50+ डिग्री टेम्परेचर रहता है। जैसे तैसे करके उनके घर पहुंचते, घर वालों के कई तरह के क्वेश्चन होते थे। तो फिर कभी कभी तो ऐसा भी लगता कि हम उनको क्यों जवाब दें, मतलब जो हमारे लिए हम काम करें वही ठीक है। लेकिन जब महिलाओं से मुलाकात होती तो लगता कि काम की ज़रूरत इनको नहीं, इनको है। तो उनके घर वालों को समझाते कि भाई इनको कहीं नहीं जाना है, ये घर का पूरा काम करके जो भी इनको दिन में 2-3 घंटा टाइम मिलेगा उसमें ये काम करके देगी, और इनको हम घर बैठे काम दे के जाएंगे और लेके जाएंगे। तो ऐसे करते करते कुछ बहनों को साथ में जोड़ा। जब उनके पास में इनकम आनी शुरू हुई तो और भी मैंने साथ में जुड़ना शुरू हुई। तो उसके बाद में हमने जो नेक्स्ट एग्जीबिशन की तैयारी की थी वो बहुत अच्छी की थी, और वापस जाके हमने फिर 10-15 हज़ार रुपये की सेल नहीं की थी, पूरी 11 लाख की सेल की थी। 11 लाख की, 10-15 हज़ार से सीधे 11 लाख का टारगेट। अब आप सोचिए कितना बड़ा अंतर था दोनों ये जो अमाउंट है उनमें। पर वहीं रुमा जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आपने कहा कि आस पड़ोस की महिलाओं के साथ आपने ये शुरू किया सफ़र, और अब आज के वक्त में कितनी आपकी सहेलियाँ हैं जो आपके साथ जुड़ चुकी है आपके इस फाउंडेशन में? देखिए, 2008 में हमने 10 महिलाओं ने मिलकर शुरुआत की थी, और आज हमारे साथ में 50 हज़ार प्लस महिलाएं हैं जो हमारे नेटवर्क में हैं। और पूरे राजस्थान की राजीविका से जुड़ी हुई जो बहनें हैं, लाइवलीहुड मिशन चलता है उसकी, तो उसमें 45 लाख महिलाएं जुड़ी हुई है, और उसकी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं। तो उसके नाते मैं उन बहनों के प्रोडक्ट को भी प्रमोट करने की कोशिश करती हूं, उनको अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म मिले और वो अपना जो व्यवसाय है वो अच्छे से चला पाए। आज जब हम यहाँ पर एंट्री करते हैं तो हमें एक अम्मा जी नज़र आती है, और बहुत खूबसूरती के साथ वो अपना काम कर रही होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर उम्र की महिला के लिए यहाँ पे काम है। बिल्कुल, ये जो काम है ये सुई धागे का काम है, और कोई भी अपन अगर हाथ से प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट बनाने में टाइम लगता है, और टाइम भी लगता है, साथ साथ में जो बहन बना रही है उसकी भावना जुड़ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि जब वो बुनती रहती है तो साथ साथ में गुनगुनाती भी है, कई सारी चीज़ें सोचती भी है, और कई बार सुई भी सूखती है तो खून भी निकलता है। तो ये उनकी भावना जुड़ी हुई होती है हर प्रोडक्ट के साथ में,
और हाथ के बने हुए प्रोडक्ट जब हम पहनते हैं तो अलग फील करते हैं। बिल्कुल। और इसकी वैल्यू भी अलग होती है, क्योंकि जब मैंने हाथ के प्रोडक्ट पहनने शुरू किए तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई मशीन की एम्ब्रॉयडरी की हुई कोई ड्रेस पहन सकती वो हूँ। आपको मैं कभी मन नहीं को नहीं पहनती। भाता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सूट ही नहीं होता है, क्योंकि कंफर्टेबल महसूस ही नहीं होता है। ये एक जो अपने यहाँ की जो अजरक प्रिंट है, तो मिट्टी की खुशबू आती है, हाथ से बनी हुई चीज़ें, उसकी वैल्यू है, उसको समझने वाला समझता है और पहनता भी है, तो दूसरी चीज़ें वो नहीं पहन सकता। बिल्कुल, आज मैंने भी एक ऐसी कोशिश की कि यहाँ से एक ड्रेस मैंने उठाया और ये राजस्थानी परिधान मैंने आनन फानन में पहना। पर वाकई में जो बात आप कह रहे हैं ना, कि एक अंदर से जो एक वाइब आती है, कह लीजिए कि एक भाव जुड़ जाता है, वो ऐसा महसूस होता है। ये सच्चाई है और शायद यही वजह। पर शायद एक सवाल मुझे लगता है काफ़ी सारी लड़कियों के मन में होगा कि जब वो रूमा जी को देखती हैं, उनके आर्टिकल्स देखती है, उनका खुद का प्रेजेंटेशन देखती है, तो वो यही सोचती है कि आखिर रूमा जी में कॉन्फिडेंस आया कहाँ से। देखिए, कोई भी काम अपन अगर अपनी रुचि का कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तब मिलता है कि हम दूसरों के चेहरे पे खुशी लेके आते हैं। उनकी खुशी को देख के हमें हिम्मत मिलती है कि हमें और करना चाहिए, और बहनों को साथ में जोड़ना चाहिए। मुझे हमेशा दूसरों के लिए काम करने में ज़्यादा खुशी मिलती है। आपके आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल होते हैं, नए लोगों को भी पसंद आते हैं, यानी कि जितना पुराने लोगों को भाते हैं उतना ही नए लोगों को ही भाते हैं। तो शायद एक सवाल तो सबके मन में होगा कि क्या रूमा जी ने कोई फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी साथ में किया है? नहीं, मेरा तो स्कूल भी 8 तक ही ड्रॉप आउट हो गया था, क्योंकि मैं जब छोटी थी तब 4 साल की, तब मेरे मदर की डेथ हो गई थी। फिर घर के कामों की जिम्मेदारी आ गई, 8वीं में स्कूल छूट गया था, 17 साल की उम्र में शादी हो गई थी। तो इस तरीके से मैं पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं कर पाई, लेकिन वास्तव में जो मैंने काम की शुरुआत की और मुझे जो नवाचार करना चाहिए ये लगा, तो उसमें मैंने नवाचार किया, सीखा, जाके सीखा, लोगों को देख के सीखा है। कि अभी जिस तरीके से आपने फैशन की बात की, तो हम होम फर्निशिंग के प्रोडक्ट बना रहे थे। तब मुझे लगा कि क्यों न पहनने के लिए कपड़े बनाए जाए, ताकि ज़्यादा लोग खरीदें और ज़्यादा बहनों को काम मिले। तो यही सोच के मैंने पूरे इंडिया के अलग अलग जगह पे जो हैंडलूम के फैब्रिक बनते हैं, जैसे टसर सिल्क, मूंगा, मटका, चंदेरी, महेश्वरी, मंगलगिरी, ऐसे फैब्रिक लेके उसके साथ में साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे ये बनाने शुरू किए थे। तो वो काफ़ी लोगों को पसंद आ रहे हैं। बिल्कुल। तो साड़ी तो हम पहनते नहीं, तो जब फर्स्ट बार हमने साड़ी बनाई तो पल्लू ही उल्टा बन गया था। तो जब कस्टमर्स ने देखे तो बोला कि इतनी सुंदर साड़ी बनाई, लेकिन पल्लू उल्टा है। आज भी वो साड़ी मेरे पास कहीं ना कहीं रखी है। तो इस तरीके से हमने शुरुआत की, लेकिन वास्तव में ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि एप्लिक में पहना हुआ कैसा लगेगा। हाँ। तो मैंने कहा कैसे लोगों को दिखाऊं कि ये, तो किसी ने बोला कि आप फैशन शोज करिए, क्योंकि प्रोडक्ट पहने हुए ही दिखते हैं तभी तो समझ में आता है। तो लेकिन फैशन शो के नाम से ही मुझे मतलब ऐसा एक इमेज बन जाती है कि कैसे छोटे होगा। कपड़ा पहनना ऐसे फैशन शो होता है। तो मैंने कहा मैं क्यों फैशन शो करूं। तो फिर किसी ने बोला कि नहीं, आप हेरिटेज फैशन शो कर सकते हैं। तो फिर लगा कि वास्तव में ट्राई करते हैं, लेकिन एक गांव के आर्टिजन को फैशन शो का मौका कहाँ मिलेगा। काफ़ी ट्राई करने के बाद में राजस्थान में ही, जयपुर में राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, और वहाँ जाके हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें फैशन शो करना है। तो उन्होंने भी यही बोला कि आप आर्टिजन हो, आप कैसे फैशन शो कर पाओगे। तो वहाँ पे मैंने जिद किया कि मुझे फैशन शो करना है। तो उन्होंने बोला यहाँ पे बड़े डिज़ाइनर्स लोग हैं, वो अपना कलेक्शन लेके आ रहे हैं, तो आप कैसे उनके साथ में फैशन शो करोगे। तो मैंने कहा मुझे आप एक बार मौका दीजिए। वहाँ से मौका मिला, लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम ये थी कि जो डिज़ाइनर्स लोग हैं अपना कलेक्शन बना रहे हैं, क्या कलर थीम ले रहे हैं, क्या कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ले रहे हैं, हम कैसे इस कलेक्शन को बनाएं। तो हमने सोचा हम और बड़े एनजीओ से हेल्प मांगते हैं कि आप हमारी हेल्प करिए इसमें। तो उन्होंने भी यही बोला कि रोमा जी ये आपका लेवल नहीं है, आप जहाँ फील्ड में काम करें वही आपके लिए बेटर है, ये डिज़ाइनरों का काम है, ये आप जिद छोड़ दीजिए। तो उस समय बड़ा दुख हुआ, रोना भी आया। मैंने कहा मदद करने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये फैशन शो मैं ज़रूर करूँगी। तो आपने खुद के तो दम पे यही सोच के, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया पे भी इतना नहीं था, क्योंकि मेरे पास तो स्मार्टफोन भी नहीं था उस समय, और कि यूट्यूब पे देख के कोई भी डिज़ाइन बना ले ऐसा। तो जैसा समझ में आया, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया, कलर थीम लिया, कलेक्शन तैयार किया,
क्योंकि घबराहट भी हो रही थी कि भाई किसी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मैंने कहा मैंने इतनी मेहनत से मन से बनाई है तो मुझे पसंद है तो लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। यही सोच के मैं जयपुर पहुंची और जब हमारा कलेक्शन रैंप पे आया तो वहाँ जो ऑडियंस थी वो और वही डिज़ाइनर्स सब ने खड़े होकर तालियां बजाई और वापस शो के लिए वही डिज़ाइनर बाड़मेर पहुँचे, अपना कलेक्शन यहाँ से बनाया और उन्होंने शो किया। उसके बाद में मैं ट्राइब्स इंडिया की गुडविल एम्बेसडर बनी और जो ट्राइब्स आर्टिज़न है, जो ट्राइबल आर्टिज़न है पूरे इंडिया के, उनकी कला को प्रमोट करने के लिए अलग अलग स्टेट में हमने फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाए और उसके बाद में डिज़ाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने जीता था। यानी कि जिनको डिज़ाइन शोकेस करने का मौका नहीं मिल रहा था उनको डिज़ाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड। एक सुनने में शायद अभी हमें शॉर्ट सा लग रहा हो पर वो आप ही को पता है कितना संघर्ष था और कितने सारी अड़चने वहाँ पर आई थी। बिल्कुल, क्योंकि जब मुझे ये लगता है कि जब भी हमारे सामने कोई परेशानी आती है तो उस परेशानी को अगर पॉजिटिव सोच के अपन आगे बढ़ते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं सोच रही हूँ कि जब मुझे डिज़ाइनर की ज़रूरत थी, अगर उस समय वो कलेक्शन बनाने के लिए मेरी वो मदद कर देते तो मैं डिज़ाइनर कभी नहीं बन पाती। बिल्कुल। तो मैं सभी को यही बोलती हूँ कि कभी नेगेटिव नहीं सोचना है। जो भी अपने जीवन में परेशानी आए उसको खुशी खुशी और पॉजिटिव सोच के आगे बढ़े ताकि अपन को भी कुछ नया सीखने को मिले और ये पता चले कि मुश्किलों ने कुछ तो खूबसूरत सिखाया है। बहुत इंस्पायरिंग आपकी पूरी स्टोरी है। पर हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि एक महिला जब समाज में कुछ अलग करने के लिए निकलती है, एक नया रास्ता चुनती है, तो कुछ परेशानियाँ घर के आसपास भी मंडरा रही होती है। तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि हाँ चलो फैमिली ने सपोर्ट कर दिया, रिश्तेदारों ने कुछ ताने दिए हो, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो? शुरुआत में तो सब परेशानियाँ हुई थी। सबसे पहले घर वालों से इजाज़त लेना, उसके बाद अड़ोस पड़ोस के लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने मेरा फोकस पूरा मेरे काम पे दिया क्योंकि मुझे काम में सफल होना था, मुझे काम करना था। और जो नेगेटिव सोच रहे थे वो भी जब मैं सक्षम हुई तो मेरे साथ आ गए। सबका सही बात है, जब आदमी सफर शुरू करता है तो भले ही लोग चार बातें बोले, पर जब सफल हो जाते हैं, उसका परिणाम सामने आते हैं तो सब साथ हो जाते हैं। और आपकी असली जीत मुझे लगता है आप यही मानती हैं। बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि आज आप बाड़मेर में ही हैं, आपने ऐसा नहीं सोचा कि चलिए अब मेरा ब्रांड इतना बड़ा हो गया कि थार की नगरी को छोड़ दूं, जयपुर शिफ्ट हो जाऊं, दिल्ली चली जाऊं, ऐसा कभी मन में ख्याल नहीं आया? देखिए, कई लोग बोलते भी है कि आप यूएस जाके आते हैं, वापस यहाँ कैसे एडजस्ट हो जाते हैं। मैंने कहा मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अभी मैं जहाँ हूँ वैसा ढल जाओ, क्योंकि जब मैं बाड़मेर रहती हूँ तो अलग सुकून फील होता है। यहाँ पे मैं रहती हूँ, फील्ड में जाती हूँ, मेरी बहनों के साथ में बैठती हूँ, जब वो अपने मन की बातें बताती है, क्योंकि यहाँ पे जो गांव में बहनें बैठी है तो जब उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं ना तब वो एक साथ में इकट्ठे होते हैं। और जिस तरीके से बच्चों की क्लास लगती है तो उनकी भी क्लास लगती है, तो उनको भी फील होता है कि हम भी ट्रेनिंग में आए हैं। वो घर का सारा काम करके टिफ़िन लेके ट्रेनिंग में पहुंचती है और जब हम उनके साथ में बैठते हैं तो वो काफ़ी सारी बातें शेयर करती है, चाहे वो कुछ परेशानी में है या खुशी की बातें हैं, उनके साथ में बैठ के शेयर करना। फिर जो हरजस गाए जाते हैं तो हम समूह में बैठ के उन बहनों के साथ में हरजस गायन करते हैं। और जब हम यहाँ पे सेंटर पे होते हैं तो यहाँ पे भी जो वीणा पे भजन गाने वाले कलाकार हैं वो भी आते हैं, बहनें भी आती है। तो इस तरीके से जो अपनी यहाँ की जो कला है वो लुप्त होती जा रही है, उसको भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और साथ साथ में जो हमारा जो हमें सुकून मिलता है वो इन चीज़ों में मिलता है, कहीं और जाके नहीं। क्योंकि मैंने शुरुआत यहाँ से की है, मैं मेरी बहनों से यहाँ से जुड़ी हुई हूँ और मुझे यहीं अच्छा लगता है। यही अच्छा लगता है, यहीं की माटी है जो इन्हें भाती है। तो चाहे कहीं भी घूम ले, देश विदेश यहीं पहुँच जाती है। दो चीज़ें आपसे जानना चाहूँगी, दो ऐसे लाइफ के मोमेंट। पहला तो वो जब आपको बहुत अच्छा लगा हो, बहुत खुशी हुई हो कि हाँ आज मैंने ये कर दिखाया, और दूसरा वो जब आपको बहुत धक्का महसूस हुआ हो। देखिए, शुरुआत में
जो भी अपन कार्य करना चाहेंगे संघर्ष तो हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि संघर्ष खत्म हो गया है या अब कोई परेशानी नहीं आती है, क्योंकि जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती है, काम बढ़ता है, तब परेशानियां भी आएगी, संघर्ष भी करना पड़ेगा। लेकिन संघर्ष के बाद में जब सफलता हासिल होती है तब खुशी मिलती है। जिस तरीके से मैंने फैशन शो करना चाहा और उसके बाद में डिज़ाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने जीता, तो मुझे लगा कि वास्तव में अपन जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं। जिस तरीके से मेरा स्कूल ड्रॉप आउट हो गया था 8वीं में, आगे नहीं पढ़ पाई, ना कॉलेज के बारे में सोचा, और जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनविटेशन आया तो मैंने कहा भाई मैं वहाँ जाके क्या करूँगी। लेकिन 1 महीना तक हमने उनको जवाब नहीं दिया। फिर उनका मेल आया कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, यहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको इंडिया के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ तक तो वो आते हैं, लेकिन रूरल एरिया में क्या हो रहा है वो इन बच्चों को सीखना है, सुनना है। तो फिर मैं वहाँ गई और जो 1 दिन का प्रोग्राम था वो 3 दिन तक चला, जिसमें 1 दिन तो स्पीच था, दूसरे दिन सुई धागा बच्चों ने हाथ में लेके काम करने की कोशिश की कि वास्तव में ये जो हाथ का काम है कितना कठिन है और किस तरीके से बहनें करती है, वो उन्होंने अनुभव लिया। और तीसरे दिन भारतीय दूतावास में प्रोग्राम हुआ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर लोग आए और उन्होंने जब यहाँ की कला के बारे में सोचा समझा तो उनको लगा कि हम यहाँ से स्टूडेंट्स भेजेंगे और वहाँ पे रिसर्च करेंगे और वहाँ की कला को यहाँ के सिलेबस में शामिल करेंगे। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि वास्तव में कितना अच्छा प्लेटफॉर्म था जो मैं ऐसे छोड़ देती, और ये कितना अच्छा होगा कि हमारी कला कहाँ पहुँच रही है। आज के दौर में आप जानती हैं बाड़मेर की परिस्थितियों को बहुत बखूबी, हालांकि आपकी किस्मत और आपका हुनर आपके साथ था और आपका जज्बा आपके साथ था कि आप हार्वर्ड तक पहुंच गई। बट आप बाड़मेर की जितनी भी बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनको शिक्षा के लिए क्या कहना चाहेंगी महिला दिवस के इस खास मौके? देखिए, समय के साथ बदलाव भी हो रहा है। पहले बच्चियों की संख्या इतनी नहीं थी, आज मैं स्कूल जाती हूँ तो अच्छी संख्या है बच्चियों की, स्कूल में एडमिशन है। लेकिन मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से पहले 5वीं में पढ़ा के स्कूल छुड़वा दी जाते थे, फिर 8वीं, आज भी कोई न कोई रीज़न ऐसा रहता होगा। पेरेंट्स की भी चिंता है जो 10वीं या 12वीं में स्कूल छूट जाती है। तो उन पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बच्चियों को समझें, क्योंकि ये जो समय है ये वापस उनके लिए नहीं आएगा। उनका साथ दें, वो ज़रूर सफल होगी। और जो बच्चियाँ हैं पढ़ने वाली, उनको भी मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स इतने कठिन परिस्थिति में भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं पढ़ने के लिए, और आप इसमें अच्छा रिजल्ट लेके आएँ, अच्छी मेहनत करें, उनके सामने देखें, उनकी परेशानी को देखें कि हमारे पेरेंट्स किन परिस्थितियों में हमें पढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो आप भी उनके बारे में सोचें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगे या ना लगे, लेकिन वो अगर शिक्षा में उत्तीर्ण है तो वो आगे जाके कुछ भी कार्य कर सकती है, और उनका जो सोचने का और जो माइंड है वो भी खुलेगा, क्योंकि हमेशा जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, शिक्षा का महत्व अपने आप में अपनी जगह है। आपसे ये भी जानना चाहूँगी, कई महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, तो कोई ऐसा अनुभव जो आपके साथ उन्होंने साझा किया और आपको लगा कि हाँ, मेरी वजह से इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, एक पॉजिटिव चेंज आया? देखिए, ऐसे तो कई उदाहरण हैं जो महिलाएं पहले, मतलब कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो पढ़ना चाहती है लेकिन उनकी स्कूल छूट रही है, तो उनके लिए हमने जो स्कॉलरशिप की व्यवस्था की थी, तो कई बच्चियां वापस आके बोलती भी कि आपने हमारा सहयोग किया, इसीलिए हम आगे पढ़ पाए और अभी हमारी स्टडी जारी है। कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रही है, कुछ गवर्नमेंट जॉब भी लगी है। और जो महिलाएँ जिनको लग रहा था कि हमारा घर कैसे चलेगा, तो वो महिलाएं मुझे आके बोलती है कि हमें काम की ज़रूरत है। लेकिन मैंने उनसे बात की कि भाई आप क्या काम करना जानती हो, तो उन्होंने बोला कि बाकी तो नहीं, हम हाथ की एम्ब्रॉयडरी हमें आती है। तो मैंने कहा आपके पास में तो खजाना है, आप कर सकते हैं बिल्कुल। तो वो उन्होंने ट्रेनिंग लिया और उसके बाद में वो खुद ट्रेनर बन के पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे वो जाके महिलाओं को सिखाती है, चाहे वो निफ्ट जैसे कॉलेज हो या उत्तराखंड के माणा गांव हो, चाहे महाराष्ट्र हो, तो ऐसी जगह पे जाके वो महिलाओं को ट्रेनिंग देती है और अपने 4 बच्चों को पढ़ा के
वो शिक्षित करती है, और 2 बच्चों की तो गवर्नमेंट जॉब भी लग गई है, और 2 बच्चे अच्छे तरीके से वो स्टडी कर रहे हैं। तो जब उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वास्तव में जो जिसमें हिम्मत होती है, जज्बा होता है, करने के लिए इच्छुक होते हैं, वो कर ही लेते हैं। बिल्कुल, पूरे परिवार पर कितना इम्पैक्ट हो सकता है एक छोटे से परिवर्तन का, या एक महिला के संबल बनने का, या कह लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहीं अगर आज रूमा जी मैं आपकी बात करूँ तो वैसे तो हम हमेशा महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पर अभी हम हालांकि आपके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको देखें, आगामी दिनों में कार्यक्रम भी हो रहा है, तो ऐसे में आप सिर्फ महिलाओं को नहीं बल्कि पुरुषों को भी सशक्त करने का एक काम कर रही हैं। जी, तो ये जो वाणी उत्सव हो रहा है, ये वीणा पे जो वाणियाँ गाई जाती थी, गोरख की, दादू की, मीरा की, कबीर की, ये वाणियाँ संतों की वाणियाँ हैं, और इन वाणियों को आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ये पहले यहाँ पे अपने यहाँ जागरण या जम्मा होता था, उसमें ये गाई जाती थी, और रात को गणेश वंदना से शुरुआत होती थी, फिर गुरु महिमा, फिर जैसे जैसे रात ढलती थी, हेलियाँ, प्यारियाँ, इस तरीके से भजन गाए जाते थे, और सुबह 7 बजे आरती होती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, धीरे धीरे ये जो गायकी थी ये लुप्त हो गई, और जागरण के नाम से डीजे आते हैं, डांस होते हैं, उस तरीके। लेकिन जो ये वाणियाँ सुनते हैं गहराई से, तो जो उसमें सुकून मिलता है, जो उनके शब्द है, उनके भाव थे, वो सब समझते हैं, तो ऐसा आनंद आता है। क्योंकि जो सत्संग को सुनते हैं उन्हीं को पता है कि वास्तव में सत्संग का कितना फायदा है। तो इस तरीके से, क्योंकि पहले जब समाज को जोड़ना, समाज में भेदभाव मिटाना, ये सारी चीज़ें उसमें बताई हुई है, और उसको ग्रहण करने की ज़रूरत है। तो हमने कई सालों से ये प्रोग्राम हम करते आए हैं, लेकिन 3-4 साल से हम इसको दान सिंह जी की स्मृति में रख रहे हैं। वो हमारी डेट फिक्स हो गई है, जो 29 और 30 मार्च को हम हर साल वाणी उत्सव के नाम से कर रहे हैं, और इस बार हवेली रिसोर्ट बाड़मेर में कर रहे हैं, और जिसमें 400 लगभग आर्टिस्ट आएंगे, अलग अलग स्टेट से आएंगे, और वो अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये उन सभी कलाकारों के लिए है, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो या बुजुर्ग हो, और जो वीणा पे वाणी गाने के लिए इच्छुक है उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है, ताकि वहाँ से उनको आगे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, और अपनी जो ये रिखिया गायकी है इसको आगे अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। और साथ में ही इस वाणी महिला दिवस पे मैं महिलाओं को ये संदेश देती हूँ कि आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि इस बार वाणी उत्सव के साथ साथ में हरजस गायन भी हो रहे हैं। जो हमारी बहनें हरजस गाती है वो आंगन में इकट्ठे होकर गाती है, लेकिन मंच पे कभी उन्हें मौका नहीं मिला। तो इस बार वाणी उत्सव के अवसर पर इन बहनों को भी हरजस गायन करने का मौका मिल रहा है, और वो अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। इसी तरीके से अभी हमने ये प्लान किया है। यानी कि रूमा जी ने जहां शुरुआत हस्तकला के साथ की थी, अब हर कला को निखारना है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये डर है कि कलाएं लुप्त ना हो जाए, कहीं समय के साथ मिट ना जाए। यही वजह है कि हर कला को एक नया मंच आप देने की कोशिश कर रहे हैं। महिला दिवस पर एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या संदेश तमाम महिलाओं को जो आज अपने घर पर बैठी कुछ करने को सोच रही हैं पर कर नहीं पा रही? वही मैंने आपको पहले भी बताया कि महिलाओं के अंदर संकोच होता है। कोई भी कार्य वो करना तो चाहती है, लेकिन वो सफल होगी या नहीं होगी, या कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन बहनों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उस पर आपका खुद का भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि ये काम है, ये सही है, गलत नहीं है, इसको मैं कर सकती हूँ। तो उस काम को आप आराम से करिए, क्योंकि पहले तो सोशल मीडिया का ज़माना इतना नहीं है। वैसे आजकल सोशल मीडिया का भी दुरुपयोग बहुत हो रहा है, तो वो भी हमें उस पर भी रोक लानी है, लेकिन सदुपयोग करके हम
बहुत कुछ कर सकते हैं घर बैठे, क्योंकि हम हर जगह तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन हमारे पास में जो अगर स्मार्टफोन है या सोशल मीडिया के ज़रिए हम घर बैठे कुछ भी चीज़ें सीख सकते हैं और उसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे घर में पढ़े लिखे बच्चे भी हैं तो उनकी मदद ले सकते हैं कि हम ये कार्य है लेकिन इसको कैसे आगे प्रेजेंट करें, ताकि सोशल मीडिया पे वो ऑनलाइन ऐप बना के फ़ोटो डाल सकते हैं, मार्केटिंग घर बैठे कर सकते हैं, इस तरीके से भी कार्य कर सकते हैं। और बाकी भी जो भी कुछ करना चाहें तो आप बिल्कुल निडर होके बिना संकोच आप काम की शुरुआत करें। आप ये भी ना सोचें कि हम कम पढ़ी लिखी हैं, हम गांव में बैठे हैं, हम इसी परिधान में हैं। बिल्कुल आप जहाँ पे भी हैं, जैसे हैं, वहाँ से शुरुआत करिए और आगे बढ़िए। बहुत खूबसूरत मैसेज है आपकी तरफ से तमाम महिलाओं को, और उम्मीद यही है कि यहाँ से जो अलख जगी है वो तमाम महिलाओं तक पहुँचेंगी और उनकी ज़िंदगी में भी खूबसूरत सा परिवर्तन आएगी, क्योंकि जितना खूबसूरत चेहरा, जितनी खूबसूरत बात और उतना ही खूबसूरत विचार, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल होता है। ये कॉम्बिनेशन आपके पास है और यही खूबसूरत बात यहाँ से हमने कोशिश की है कि आप सभी तक कन्वे कर पाएँ। अब उम्मीद यही है कि इस महिला दिवस पर आप भी अपने अंदर का जो डर है वो उसको ख़त्म करें, आत्मविश्वास लाएँ और एक कदम अपनी सफलता की ओर बढ़ाए, क्योंकि रुमा जी भी यही कहती है कि जहाँ हुनर वहाँ कदर। चलिए हमें दीजिए। हमेशा मैं महिलाओं को एक संदेश देती हूँ कि महिला का सम्मान करें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय हमें देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब वक्त हो चुका है सभी से विदा लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्ते।